हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं उन लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उन केसेस को जो कि ऑर्डर 8 से जुड़े हुए हैं सीपीसी के। और मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें कि मैं ऐसे टॉपिक्स और लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करूंगा जो कि वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके होंगे, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया और बैंक्रप्सी कोड हो गया। तो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आप लोग जरूर स्टे ट्यून्ड रहिए। फर्दर दोस्तों, मैं लॉन्च कर रहा हूँ कुछ मॉक क्विजेस क्लास PG21 के पैटर्न के हिसाब से, जो कि बेनिफिशियल होगा अदर एग्जाम्स के हिसाब से भी। तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उनको जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग ये सब चीजें एक्सेस कर पाए। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्डर 8 डील करता है रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के साथ। और इसमें सबसे पहला जो हम लोग केस देखेंगे वो है सुधांशी वर्सेस पी राजकुमार का, जिसमें कि 2 जजेस बेंच जिसके मेंबर्स थे जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने ये हेल्ड करा कि जब एक डिफेंडेंट से कहा जाता है कि आप प्रोड्यूस करिए डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द रिटन स्टेटमेंट और किसी वजह से वो अनेबल होता है वहां पर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर पाना विद द रिटन स्टेटमेंट, जो उसके एविडेंस होते हैं उनको, तो वहां पर कोर्ट को लीनियंटली बिहेव करना चाहिए डिफेंडेंट के साथ। उनके ऊपर की पेनल्टी उनको नहीं लगानी चाहिए एकदम से। इस केस में हुआ क्या था कि जो कोर्ट थी वो कंसिडर कर रही थी मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन को, जहां पे उसने डिफेंडेंट्स की एक रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, जो कि क्वेश्चन कर रही थी कोर्ट के रिफ्यूजल को कि वो एंटरटेन करे एक एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट कि उनको लीव मिल जाए कि वो एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए कोर्ट के सामने अंडर ऑर्डर 8 रूल 1A ऑफ सीपीसी। इस केस में जो डिफेंडेंट्स थे वो ये क्लेम कर रहे थे कि उन लोगों ने रिसेंटली ट्रैक डाउन करा था उन डॉक्यूमेंट्स को जो कि उनको प्रोड्यूस करने थे एडिशनली विद द रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि वो जुड़े हुए थे विद द प्रॉपर्टी जो कि वहां पे सूट में डिस्प्यूट का मेन कारण थी, और वो लोग उसको अनेबल थे प्रोड्यूस कर पाना एट द टाइम जब उन्होंने रिटन स्टेटमेंट को फाइल करा था। यहाँ पे जो बेंच थी यहाँ पे उन्होंने ये रूल नोट करा कि जो रूल 1A है ऑफ ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी, वो ये रिक्वायर करता है कि जो डिफेंडेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे जो कि उसके पोजीशन में है कोर्ट के सामने, और उसको फाइल करे देन एंड देन विद द रिटन स्टेटमेंट। की मतलब जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो रही है वहां पे डिफेंडेंट के द्वारा, तभी वो उसी वक्त वहां पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होने चाहिए एज अ एविडेंस जो कि वो यूज कर रहे हैं। पैरा 7 में यहाँ पे कोर्ट ये नोट करती है कि जो डिफेंडेंट है उसको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने चाहिए कोर्ट के सामने जो कि उसकी पोजीशन या पावर में है और जो उसके पोजीशन या पावर में नहीं भी है, दोनों चीजें उसको बतानी चाहिए कोर्ट को। और इनकेस जो डिफेंडेंट है वो फाइल नहीं करता है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को या फिर उसकी कॉपी को देयर ऑफ अलॉन्ग विद द रिटन स्टेटमेंट, तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट है उसको नहीं अलाउ किया जाएगा टू बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट आफ्टर द हियरिंग ऑफ द सूट। एक बार जब सूट की हियरिंग हो गई तब वहां पर दोबारा से उसको एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो नया वो एविडेंस डाल पाए वहां पर रिटन स्टेटमेंट के फाइल होने के बाद। हाउएवर यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं करेगी उस केस में जहां पे जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ्स विटनेस, की जब प्लेंटिफ की विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो तब, या फिर हैंड ओवर किया जाता है वो विटनेस को मेरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, कि अगर मेमोरी रिफ्रेश कराने के लिए प्लेंटिफ को अगर दिया जा रहा है, उसकी विटनेस को दिया जा रहा है गवाही के दौरान, तब वहां पे ये रूल नहीं अप्लाई करेगा। फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि जो सब रूल 3 है वो ये स्टेट करता है कि जो डॉक्यूमेंट है अगर वो प्रोड्यूस नहीं होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट तो वो रिसीव नहीं होगा इन एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेस जहां पे वो लीव ले पाए कोर्ट की। अगर वो कोर्ट से परमिशन ले पाते हैं अंडर ऑर्डर 1A सब रूल 3 कि हाँ भाई हमको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना था बट हम डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो वहां पे वो चीज अलाउ कर सकती है कोर्ट और वहां पे वो एविडेंस फाइल कर सकते हैं। और जो रूल 1 है ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ सीपीसी, वो अगेन ये बात मैंडेटोरी बनाता है कि जो पार्टीज हैं वो प्रोड्यूस करे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के सेटलमेंट के पहले वो लोग अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दें। कोर्ट यहाँ पे फर्दर ये बोलती है कि जो सब रूल 3 है ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1A, वो एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डिफेंडेंट को कि वो प्रोड्यूस कर पाए डॉक्यूमेंट जो कि उसको प्रोड्यूस करने चाहिए थे कोर्ट के सामने अलॉन्ग विद द रिटन स्टेटमेंट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट यहाँ पे फिर पैरा 8 में ये भी बोलती है कि जो डिस्क्रिशन है वो कन्फर करा गया है जो कोर्ट के ऊपर टू ग्रांट द लीव, वो एक्सरसाइज किया जाना चाहिए जुडिशियसली, मतलब काफी सोच समझ के एक्सरसाइज किया जाना चाहिए अगर आपको दोबारा वो लीव ग्रांट करनी है तो कोर्ट को। वो ये भी कहती है कि वाइल वहां पे एक ऐसा स्टेट जैकेट कोई फॉर्मूला नहीं है
जो कि ये बता पाए कि लीव कब ग्रांट करनी, वहां पे क्या एक्स्ट्रा एविडेंस पास करना चाहिए। बस कोर्ट को ये देखना चाहिए कि गुड कॉज ऑफ एक्शन वहां पे शो करा गया है बाय द डिफेंडेंट। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो प्रोसीजर है वो एक हैंडमेड है जस्टिस की, वो एक साथी है जस्टिस की। और जो प्रोसीजरल और टेक्निकल हर्डल्स होती हैं मान लीजिए, वो ऐसा नहीं आनी चाहिए, रास्ते में नहीं आनी चाहिए कोर्ट के, कि वो सब्सटैंशियल जस्टिस को रोके और वो फर्दर जो प्रोसीजरल वायलेशंस होते हैं वो सीरियसली अगर प्रेजुडिस कॉज कर रहे हैं एडवर्सरी पार्टी को, तो कोर्ट को यहाँ पे लीन करना चाहिए टू द सब्सटैंशियल जस्टिस रादर देन रिलाइंग अपॉन द प्रोसीजरल और द टेक्निकल वायलेशन। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट का कहना था कि हमें जस्टिस प्रिवेल करने वाले प्रिंसिपल से फोकस करना चाहिए रादर देन ये कि हम लोग प्रोसीजर या टेक्निकल वायलेशन को फॉलो करें। फिर कोर्ट ने ये बोला कि हम लोग को ये चीज नहीं फॉरगेट करना चाहिए कि जो लिटिगेशन होता है वो एक जर्नी है टुवर्ड्स द ट्रुथ, और इसकी जो फाउंडेशन है वो जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। और ये रिक्वायर्ड है कोर्ट के लिए कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले ताकि वो थ्रैश आउट कर पाए उन अंडरलाइन ट्रूथ्स को जो कि हर डिस्प्यूट के अंदर है। देयरफॉर ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लीनियंट व्यू ले जब एक एप्लीकेशन मेड की जाती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सब रूल 3 ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1A। फर्दर कोर्ट यहाँ पे ये ऑर्डर करती है कि जो प्रेजेंट केस था वहां पे जो डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल करी थी उसमें उन लोगों ने कन्विंसिंग रीजंस दे दिए थे कि क्यों नहीं वो लोग वहां पे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाए रिटन स्टेटमेंट के अंदर, और देयरफॉर कोर्ट वहां पे उनको लीव उनको ग्रांट करती है, वहां पे उनको अलाउ करा जाएगा कि वो लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल कर पाए। देशराज वर्सेस बाल किशन के केस में एक 3 जजेस बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो रिक्वायर्ड टाइम होता है जिसके अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देना है वो नहीं अप्लाई करेगा इन द केस ऑफ नॉन कमर्शियल सूट्स। जो नॉन कमर्शियल सूट्स होते हैं टेक्निकली उनके अंदर जो डेडलाइन होती है फॉर सबमिटिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट वो एडवाइजरी इन नेचर होगी रादर देन मैंडेटोरी इन नेचर। इस केस में हुआ क्या था कि जो यहाँ पे एपेलेंट्स थे वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनका राइट फॉरफीट कर दिया था कि आप रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सकते हो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ऑन द अकाउंट कि उन्होंने मल्टीपल डिलेज करे थे अपना डिफेंस फाइल करने में। यहाँ पे एपेलेंट्स थे, फिर जो एपेलेंट्स थे उन्होंने एक रिवीजन पिटीशन डाली यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने यहाँ पे चैलेंज करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को, और वहां पे जो दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच थी उन्होंने ओकू टेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संगीत अग्रवाल के केस को रेफर करते हुए डिसमिस कर दिया यहाँ पे एपेलेंट्स के रिवीजन पिटीशन को, और ये कहा कि जो आउटर लिमिट होती है एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की वो होती है 120 डेज, और वो मैंडेटोरी इन नेचर है, 120 डेज से ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर यहाँ पे जो अपील थी दिल्ली हाई कोर्ट के उसकी की गई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील, और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्लैरिफाई करा कि जो ओकू टेक का जजमेंट आया था वो था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल सूट। तो यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक गलत रेशियो को साइड कर दिया था, और ये जो जजमेंट था ओकू टेक वाला ये नहीं अप्लाई किया जा सकता था नॉन कमर्शियल सूट्स में, जो कि प्रेजेंट केस में यहाँ पे मैटर था। कोर्ट ने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा यहाँ पे टाइमलाइंस को और प्रिंसिपल्स को जो कि एप्लीकेबल होते हैं कमर्शियल सूट्स के ऊपर विद नॉन कमर्शियल सूट्स, उन दोनों का बीच में उन्होंने बताया डिफरेंशिएशन, और क्लैरिफाई करा कि जो अमेंडेड एक्ट है ऑर्डर 8 रूल 1 का ऑफ सीपीसी वो स्ट्रिक्टर वहां पे टाइमलाइन प्रोवाइड करता है 120 डेज की कमर्शियल सूट्स के लिए, बियॉन्ड विच वहां पे जो डिफेंडेंट है वो अपना डिफेंस अगर नहीं देते हैं तो उनका जो राइट होगा वो फॉरफीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर रिलाई करा एडकॉम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस वाई चूनावाला के केस में, और कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा कि एक जो अनअमेंडेड है ऑर्डर 8 रूल 1 वहां पे जो 90 डेज की आउटर लिमिट प्रोवाइडेड है फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट उसको कोर्ट ने डू अवे नहीं करा है, वो चीज खत्म नहीं हो गई है। यहाँ पे जो कोर्ट है उसके पास एक इनहेरेंट डिस्क्रिशन है कि वो जो डिले है उसको कंडोन कर सकती है, वो डिले के रीजंस को समझ कर उसको एक्सटेंड कर सकती है अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तब। हाउएवर उन्होंने ये कहा कि जो डिस्क्रिशन है उसको एक अनफ्रेटर्ड या फिर मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए कि आप प्रोलॉन्ग कर दे रहे हो सूट को बाय इम्यूनेबल कॉन्डोनेशन कि आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दिए जा रहे हो टाइम पे टाइम दिए जा रहे हो। यहाँ पे केवल उन्हीं केसेस में जहां पे एक्सट्रीम हार्डशिप ये जो डिले है वो अकर हो रहे हैं ड्यू टू फैक्टर्स जो कि पार्टी के कंट्रोल के बाहर हैं, डिस्पाइट प्रोएक्टिव डिलीजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज की वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रही है उस चीज को प्रोड्यूस करने की, वहां पे अगर वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है और तब वहां पर जो इनहेरेंट डिस्क्रिशन है कोर्ट का
उसको एक्सरसाइज करा जाना चाहिए। वहां पे कोर्ट को अपने जुडिशियल माइंड का प्रयोग करके वहां पे एक्सटेंशन ग्रांट करना चाहिए टाइम, ताकि वो लोग रिटन स्टेटमेंट फाइल कर पाए पार्टीज। फाइनली यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि इवन इन नॉन कमर्शियल सूट्स डिफेंडेंट्स को डिलीजेंटली फाइल करना चाहिए अपने डिफेंस को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि टाइम पीरियड उनको दिया गया है, जो कि है 30 दिन का, जिसको कि एक्सटेंड करा जा सकता है बाय 90 डेज एंड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, जहां पे कोर्ट को लगता है और उनको महसूस होता है कि वहां पे उनको अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तभी वो उनका स्टैट्यूटरी जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे, वरना वो एक्सटेंड उसको नहीं करेंगे। अशोक कुमार कालरा वर्सेस विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री के केस में एक 3 जजेस बेंच, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस मोहन और जस्टिस अजय रस्तोगी, उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो कोर्ट है वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकती है, अपना विवेक इस्तेमाल कर सकती है और वो परमिट कर सकती है फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट, जब वो फाइल हो चुका है, टिल द स्टेज जहां पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं हो गए हैं ट्रायल के। मतलब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जब हो रहे हैं वहां तक आप काउंटर क्लेम फाइल करने का कोर्ट पावर दे सकती है किसी भी पार्टी को जो कि डिफेंडेंट है, और जब वो पीरियड एक बार निकल गया उसके बाद आप काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं। इस केस में हुआ क्या था कि जो एपेलेंट्स थे वो एग्रीव थे एक डिसीजन के थ्रू जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, और उसको लेके उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी डिवीजन बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद उस डिवीजन बेंच ने इस मैटर को रेफर कर दिया एक 3 जजेस बेंच के पास जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी, ताकि वो क्लैरिफाई कर सकें एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6A इन सीपीसी रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अ काउंटर क्लेम, जहां पे आप फाइल करोगे रिटन स्टेटमेंट के बाद काउंटर क्लेम को, वहां के लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए बोला 3 जजेस बेंच से। यहाँ पे जो इश्यूज थे कोर्ट के सामने वो ये थे कि क्या ऑर्डर 8 रूल 6A ऑफ सीपीसी मैंडेट करता है एक एम्बार्गो कि आप फाइल नहीं कर सकते हो काउंटर क्लेम को आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, मतलब रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी उसके बाद क्या आप काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हो, और क्या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे फाइल करने के लिए काउंटर क्लेम्स को आफ्टर रिटन स्टेटमेंट जो फाइल होंगे, क्या क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए कोर्ट के द्वारा, ये वहां पे इशू था। पहले इशू के लिए कोर्ट ने ये कहा कि जो रूल 6A है उसके अंदर एक एम्बार्गो नहीं है फाइल करने के ऊपर काउंटर क्लेम आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, रादर देन वो केवल एक रिस्ट्रिक्शन पुट करता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्रूअल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि जब तक कॉज ऑफ एक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा है उसके रिफ्लेक्ट तक ही वो वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वरना वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। हाउएवर एक फाइल करने का राइट काउंटर क्लेम को एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है डिफेंडेंट का, और जो डिफेंडेंट है वो फाइल नहीं कर सकता है सेम चीज को विद सब्सटैंटिव डिले। अगर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है काउंटर क्लेम फाइल करने में रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद, तो एक सब्सटैंटिव डिले होने के बाद वो उस चीज को फाइल नहीं कर सकता है। यहाँ पे दूसरे इशू के लिए कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो काउंटर क्लेम है उसको फाइल किया जा सकता है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, और ये चीज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के ऊपर है कि वही अलाउ करे कि रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद आप फाइल कर सकते हो काउंटर क्लेम या नहीं। लेकिन जब इश्यूज सारे के सारे फ्रेम हो चुके हैं उसके बाद यहाँ पे आप काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।